जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है और ये जो यूनिट है वो 10 मार्क्स का यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। इसको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। नॉट का मतलब होता है नहीं, फॉर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन यानी वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम ना करे उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं और जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उससे कंपेयर करके हम समझते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में है क्या। तो क्लास 11 में जो हमने पढ़ाई कर रखी है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है उसकी सारी अकाउंटिंग हम लोगों ने क्लास 11 में कर रखी है। तो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग। ये जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बेसिकली किसके लिए काम करता है? तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिर्फ सिंगल ऑनर होता है। अगर आप बिजनेस को और विस्तार करना चाहते हैं, बिजनेस का और बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और बड़े लेवल पे थोड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके बाद जो है आप बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप का। किसका बिजनेस कर सकते हैं? पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम पार्टनर होते हैं वो 2 और मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ऑनर होता है, पार्टनरशिप में 2 से लेकर 50 तक ऑनर आपके हो सकते हैं। लेकिन ये की जो बिजनेस है ये आपका क्या है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसके बाद हम अगर और बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहें यानी कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहें तो हम इस बिजनेस को और बड़े लेवल पे अगर करना चाहें तो फिर हम कंपनी बना सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ये भी आपका किसके लिए काम करता है? तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। यानी कि ये सारा जो बिजनेस है वो आपका प्रॉफिट के लिए काम करता है। लेकिन इन सब से हटकर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, इसी को हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ। तो बेसिकली ये काम किसके लिए करता है? ये काम करता है आपका सर्विस मोटिव के लिए, सर्विस मोटिव के लिए काम करता है। यानी कि ये लोगों की भलाई के लिए काम करता है, लोगों का उद्धार करता है ना। और ये जो आपका एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली सर्विस यानी कि कह सकते हैं आप इसको लोगों की भलाई के लिए। तो जो भी काम करते हैं वो हमेशा मेरा मकसद ये नहीं होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, कई बार मेरा मकसद होता है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करें। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस के लिए है या वेलफेयर के लिए है। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो इसकी अकाउंटिंग हम थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या कौन कौन सा अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है टाइप्स ऑफ एक्टिविटी की बात की जाए, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की बात की जाए तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए, पहला जो हमारा मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए है। और दूसरा जो हमारा मोटिव है वो है सर्विस मोटिव के लिए हम कर रहे हैं। सर्विस मोटिव यानी कि लोगों के उद्धार के लिए, ठीक है ना, लोगों की सेवा के लिए सर्विस मोटिव या फिर इसको बोल सकते हैं आप वेलफेयर मोटिव के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास 11th में जो अकाउंटिंग किया है वो किया है हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का। और सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ट्रायल बैलेंस बनाया है। यानी कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएं जिसमें कि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है तो उसको हम किसकी मदद से बनाते हैं? तो उसको हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से। ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं?
ये जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, तो पहला है हमारा एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद जो हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, इसी तरीके से जो कि नॉन प्रॉफिट सर्विस मोटिव, इसको हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस मोटिव में काम करता है, इसके अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो यहां पर हम जिसकी मदद से बनाते हैं अकाउंटिंग, वो है ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाते हैं। लेकिन हम इसकी अकाउंटिंग जो है वो शुरू करेंगे हम किससे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि इसकी अकाउंटिंग, यानी कि इसकी अकाउंटिंग जो हम शुरू करेंगे वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ये जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो ट्रायल बैलेंस हमारा दिया रहता था। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। इसी तरीके से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हम इसमें बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद बनाएंगे जो हम वो बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम दो बैलेंस शीट इसमें बनाएंगे। इसमें तो हम एक बैलेंस शीट बनाते थे, इसमें हम दो बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बनाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर अभी करेंगे तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, अब पहले समझिए, ये तो ट्रायल बैलेंस हम लोग क्लास 11 में पूरे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, इसकी वजह से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। यहां पर जो है इसकी वजह से बनाएंगे वो हम बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है हमारा, वो रियल अकाउंट होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, रियल नेचर का होता है। ठीक है ना, और ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये और कुछ नहीं है, ये कैश बुक जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, कैश बुक, उसका ये समरी होता है। यानी कि कैश बुक जो है हम लोगों ने पढ़ चुका है, कैश बुक। ये कैश बुक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है ना, रियल अकाउंट का लोग कैश बुक में हम कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो कैश बुक हम बनाते हैं वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। यानी कि किसी भी तरह का उधार का ट्रांजेक्शन हो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से रिसीट एंड पेमेंट जो कि किससे आया है, कैश बुक से ही आया है, कैश बुक का समरी है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक का समरी होने की वजह से, यानी कि ये इसी के जात का है ना। जैसे नेवले का बच्चा नेवला, सांप का बच्चा सांप, इंसान का बच्चा इंसान, वैसे कैश बुक का बच्चा आप कह सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट। तो जो ट्रांजेक्शंस हम 10 बार यहां रिकॉर्ड करते थे कैश बुक में, यानी कि कैश बुक में करते थे, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, है ना, या कमीशन रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो कैश बुक में हम सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते थे। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के बाद जैसे रेंट आ रहा है तो हम यहाँ पे रेंट लिखे, आज रेंट आया, कल रेंट आया, तो रेंट 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 10 बार लिखे। लेकिन उसी को सबको जोड़कर हम एक बार रेंट हम कहां दिखाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैश बुक आप जानते हो डेबिट साइड जो होता है आपका, वो पैसा आने का साइड होता है, और क्रेडिट साइड जो पैसा जाता है। यानी कि रियल अकाउंट का रूल डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट, ये रूल होता है। इसके बाद जो आता है आपका अकाउंट वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कुछ भी नहीं है, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सेम टू सेम जस्ट लाइक वैसा ही है। यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की जाए तो ये किस नेचर का होता था, नॉमिनल अकाउंट, यानी नॉमिनल नेचर का होता था, ये नॉमिनल अकाउंट होता था। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है ना, तो जस्ट लाइक इसी तरीके से जो आपका ये कैसे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही नेचर का होता है। यानी कि इन दोनों का भी जात बिल्कुल सेम है, एक ही जाति के हैं, तो दोनों का नेचर भी एक ही होगा, है ना। अच्छा,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि ये जो अकाउंट बनाएंगे हम उसमें हर एक्सपेंस या लॉस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, यानी कि इसमें जो भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे वह तो इनकम होगा वो या तो गेन होगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट इसमें बनाएंगे। तो बेसिकली आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, इसके बाद हम इसको बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम दोनों अकाउंट को थोड़ा सा कंपेयर करके समझेंगे कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस है क्या, और हम किस तरीके से जो क्लास 11th में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ा है, किस तरह से उसकी मदद से हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो एक बार हम दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते थे क्या, तो हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इस तरीके से कुछ मेरा फॉर्मेट होता था, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहां पर हम लोग जो बनाते थे ये वाला पार्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का होता था, और जो नीचे वाला पार्ट होता था ये वाला पार्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता था। ठीक है ना, तो बेसिकली जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो अकाउंट होता था ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता था, यानी कि जो भी फैक्ट्री से आपका रेवेन्यू, जो भी आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस होता था यहाँ दिखाते थे, और जो भी आपका शोरूम का या दुकान का आपका खर्चा होता था वो हम यहाँ दिखाते थे। तो बेसिकली ये अकाउंट कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट। और जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे वो किस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता था, ये जो हम बनाते थे ये हम बनाते थे एक्रूअल सिस्टम से। एक्रूअल सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी कि पैसा आए तो भी रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाए तो भी रिकॉर्ड करेंगे, पैसा ना, अगर कोई उधार का ट्रांजेक्शन है तो भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि कैश एज वेल एज बोल सकते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, दोनों को हम इसमें रिकॉर्ड करते थे। कैश ट्रांजेक्शंस को सिर्फ नहीं, कैश एज वेल एज क्रेडिट। तो जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि इसमें जो हम बनाएंगे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके बाद जो हम बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट, देख लेते हैं पूरा एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट इसमें हम बनाते थे, इस साइड मेरा जो होता था वो होता था एसेट साइड, और इधर होता था मेरा लायबिलिटीज का साइड। ठीक है, अब हम इधर आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया था, इसमें आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, कौन सा अकाउंट दिया रहेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये और कुछ नहीं है, ये कैश बुक का समरी है, यानी कि हम कैश बुक को देख देख करके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, और ये किस कैश बुक कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। तो अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, रिसीट साइड होगा मेरा, रिसीट, एंड क्रेडिट साइड कौन सा साइड होगा, पेमेंट का साइड होगा। ठीक है, कैश बुक में भी तो हम यही करते थे, यानी कि जो पैसा आएगा उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो पैसा जाएगा उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किस तरीके से सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी पैसा, रिसीट पेमेंट अकाउंट किस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, कैश सिस्टम। और अगर कैश सिस्टम को फॉलो करता है तो रिसीट साइड में हम जो भी लिखेंगे ट्रांजेक्शंस को, वो पैसा या तो रिसीव हो चुका होगा
या अगर पेमेंट साइड की बात करें तो वो पेमेंट हो चुका होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी कि पैसा मिल चुका होगा क्योंकि ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है यहां पर सबसे पहले रिसीप्ट साइड में दो तरीके से आप पैसे को रिसीव कर सकते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, और दूसरा होगा आपका कैपिटल रिसीप्ट। पहला होगा आपका रेवेन्यू रिसीप्ट, दूसरा होगा कैपिटल रिसीप्ट। अब पेमेंट साइड की बात किया जाए तो इसमें भी आपका दो हो जाएगा, इसमें भी होगा आपका रेवेन्यू पेमेंट और दूसरा आपका हो जाएगा कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट। अब एक एक करके हम इस टर्म को समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है, यानी कि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, जो कि रेगुलर नेचर का होता है। यानी कि जैसे आप रेवेन्यू पेमेंट कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए बिजनेस में सैलरी दिया, ठीक है, तो सैलरी आप किसको देते हैं? सैलरी बेसिकली आप अपने एम्प्लॉय को, सिर्फ बात समझने की हम बात कर रहे हैं यहां पर, है ना, कि सैलरी आप किसको देते हैं? तो सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने सैलरी दिया तो उससे कोई एसेट्स जनरेट, इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ? कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपका नहीं हुआ। आपने सैलरी दिया, वो एम्प्लॉय 1 महीना काम किया और 1 महीने काम करने के बाद फिर से आपको सैलरी देना होगा, फिर से 1 महीने काम करेगा। तो इस तरीके से आपको रेगुलरली आपको उसको सैलरी देते रहना पड़ेगा और वो काम करता रहेगा, ठीक है ना। तो इससे आपके कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ, यानी कि इससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है ना, इससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ। ये बस आपका पैसा एक तरीके से खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया, है ना। अगले बार फिर से वो काम करेगा, फिर से सैलरी दीजिए, फिर काम करेगा, फिर सैलरी दीजिए। इस तरीके से फिर से आप रेंट की बात करते हैं तो रेंट, फिर से आप रेंट दीजिएगा, आप रेंट दीजिए, फिर से आप 1 महीने का अपना जो चलाइए, फिर से रेंट दीजिए। मतलब ये रेकरिंग नेचर का है, ठीक है ना। किस नेचर का है? तो आपका रेकरिंग नेचर का। बात करते हैं कैपिटल पेमेंट की। पेमेंट कर रहे हैं यानी कि पैसा दे रहे हैं, रेवेन्यू में भी आप पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे थे, कोई एसेट्स जनरेट नहीं हो रहा था, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें आपका नहीं हो रहा था। लेकिन कैपिटल पेमेंट की बात की जाए तो कैपिटल पेमेंट में भी आप पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदा, मशीन खरीदा, हमने पैसा पेमेंट किया, बदले में कोई एसेट्स क्रिएट हुआ? जी सर, बिल्कुल क्रिएट हुआ, मशीनरी हाथ में आ गया, है ना। इसमें आपने सैलरी दिया था, कुछ हाथ में आया था क्या? कुछ भी नहीं आया था। इसमें क्या हुआ? पेमेंट किया, मशीनरी आ गया, पेमेंट किया, बिल्डिंग आ गया। यानी कि इसमें जो है हम पेमेंट कर रहे हैं, देखिए ना, माइनस कर रहे हैं, पेमेंट साइड में लिख रहे हैं, रेवेन्यू पेमेंट जा रहा है, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, इसमें भी पैसा जा रहा है, लेकिन बदले में मशीनरी आ रहा है ना, बदले में बिल्डिंग तो आ रहा है ना, यानी कि कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इधर आते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट को आप बोल सकते हैं कि मेरा इनकम है ना। और इनकम कैसा नेचर का होता है? तो वो रेकरिंग नेचर का होता है, यानी कि बार बार हो रहेगा। जैसे अगर हम बात किया जाए रेंट यहां पर रिसीप्ट की बात करें, रिसीप्ट क्या होता है? रेंट रिसीप्ट। हम रेंट ले रहे हैं तो क्या बार हम हर बार तो रेंट लेंगे ना, ये मेरा क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट है। इसके बाद हम कमीशन, अगर कमीशन की बात की जाए तो कमीशन लेते हैं हम, ये रेगुलर नेचर का होता है कि बार हम इसको लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि मेरा कैसा नेचर का होता है? रेकरिंग नेचर का, ठीक है। ये मेरा रेकरिंग नेचर का होता है। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? तो कैपिटल रिसीप्ट में भी पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट से लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर आपने बैंक लोन लिया, बैंक से लोन लिया,
बैंक लोन। क्या पैसा आया बैंक लोन से? जी हाँ, पैसा तो आया, रिसीट तो हुआ, लेकिन एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया कि वो बैंक लोन को कभी ना कभी चुकाना होगा। दूसरा आप कह सकते हैं इसमें, अगर डिबेंचर की बात की जाए, कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, यानी कंपनी किसी से लोन लेती है, तो लोन ली तो पैसा तो आया ना, लेकिन पैसा आया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको कभी ना कभी हमको वापस करना पड़ेगा। यानी कैपिटल रिसीट आपका कैसा हो गया? तो नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया। कैसा हो गया? नॉन रेकरिंग, यानी कि जो बार बार ना हो, नॉन रेकरिंग नेचर। और ये भी आपका जो कैपिटल पेमेंट था, जैसे आपने एसेट्स को परचेस किया तो बदले में पेमेंट किया, ये भी कैसा, क्या आप बार बार करते हो, बार बार बिल्डिंग करते हो, बार बार मशीनरी करते हो? नहीं, तो ये भी कैसा हो गया आपका नॉन रेकरिंग नेचर का होता है आपका। बात समझ आया? इसके बाद जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं छोटा छोटा बनाते हैं, तो ज्यादा बड़ा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम जो बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यह आपका दिया जाएगा। इसके बाद हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम पहले बता चुके हैं, ये वो होता है इनकम, इसमें जो मेरा किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है, यानी डेबिट साइड में जो भी आएगा वो कौन सा आइटम आएगा? डेबिट और एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, और क्रेडिट और इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें तो आपका रेवेन्यू आइटम भी है और कैपिटल आइटम भी है। रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट दोनों है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू आइटम को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। यानी कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जो ये रिकॉर्ड करेगा वो करेगा कौन सा आइटम हमारा? रेवेन्यू रिसीट। वो कहां जाएगा आपका? क्रेडिट साइड, ठीक है। इसको करेंगे हम रेवेन्यू रिसीट, वो हमारा क्रेडिट साइड रहेगा। यानी कि जो भी पैसा आएगा इनकम, वो हम करेंगे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड, और जो भी पैसा जाएगा किस नेचर का, यानी कि जो भी पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं, रेवेन्यू पेमेंट, वो कहां चला जाएगा आपका? डेबिट साइड में, ठीक है। रेवेन्यू पेमेंट यहां आ जाएगा। अब बोलिएगा रेवेन्यू पेमेंट, अब बोलिएगा सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कह रहे हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो एक्सपेंस है या लॉस है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो हम डेबिट साइड का दिखाएंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। नियम से भी देख लीजिए, रूल से भी देख लीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि हम जो भी आइटम को डेबिट करेंगे वो मेरा एक्सपेंडिचर होगा, वो मेरा खर्च होगा। और क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? इनकम, इनकम रिकॉर्ड करेंगे। यानी किस तरह का नेचर होगा? तो ये मेरा हो जाएगा रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसीट, इनकम साइड में। एक बार फिर से हम देखते हैं, रूल से देख लेते हैं। तो जो भी पैसा आएगा रिसीट होगा, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट पार्ट कम्स इन, यानी जो भी आएगा वो डेबिट होगा, एंड क्रेडिट पास गोज आउट, यानी जो भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। अब यही जो है डेबिट पार्ट कम्स इन, यहां से वो यहां क्यों ट्रांसफर हो गया? यानी कि क्रेडिट साइड में क्यों ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, यानी कि ये इसमें जो भी आएगा वो इनकम एंड गेन होगा। वही जो डेबिट पार्ट कम से पैसा आया था वही तो ये आपका इनकम होगा ना। जो पैसा आ रहा है इनकम के थ्रू वही तो आपका क्रेडिट साइड में निकालोगे, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। और यहां क्या था? रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट पास गोज आउट, यानी कि सब कुछ क्या था? गोज आउट, यानी कि पैसा यहां से आपका जा रहा है, और वही तो आपका एक्सपेंस होगा ना। पैसा पेमेंट कर रहे हैं वही तो आपका एक्सपेंस होगा ना। तो वही आपका क्या रिकॉर्ड हो जा रहा है? डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जा रहा है, यानी कि रेवेन्यू पेमेंट। तो नियम से भी चलिए, डेबिट पार्ट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट, क्रेडिट पास गोज आउट, जो जा रहा है डेबिट ऑल, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो एक्सपेंस या लॉस है
एक्सपेंस है वो यहाँ कर रहे हैं रिकॉर्ड, और जो रिसिप्ट है यानी कि जो इनकम क्रेडिट और इनकम एंड गेन वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो कि जात है होता है किसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बिल्कुल सेम टू सेम। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अब बात किया जाए कि सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो पार्ट में इसको बांटते थे। यहाँ पे हम दो पार्ट में नहीं बांटेंगे, एक ही पार्ट इसको रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई सेलिंग नहीं कर रहे, यहाँ पर हम कोई सेल नहीं कर रहे, यहाँ पर तो हम सेल कर रहे थे, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। फैक्ट्री का खर्चा यहाँ, शोरूम का खर्चा यहाँ, तो दोनों को अलग अलग है। इसमें क्या हम कोई सामान को बेच रहे हैं क्या, यहाँ पे हम किसी भी सामान को बेच नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है, वो आपका या तो हो गया कि मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन यानी कुछ चंदा लेना, या तो फिर आप कह सकते हैं कि डोनेशन यानी कि दान दक्षिणा, या गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि अगर जो गवर्नमेंट सहायता राशि प्रदान कर रही है अपने तरफ से, वही इसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसके बाद जो हम इसके आगे बनाएंगे वो बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। देखिए ये साइड होता है आपका एसेट साइड, और यहां होता है आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है ना, यहां पर हम बैंक लोन लिए, कैपिटल रिसीव, पैसा आया, तो बैंक लोन क्या होता है आपका, बैंक लोन होता है आपका लायबिलिटी तो होता है ना, यानी कि जो भी कैपिटल रिसीट है हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल रिसीट को रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल रिसीट। और कैपिटल पेमेंट के लिए तो एसेट्स क्रिएट हुआ, यानी कि मशीनरी और बिल्डिंग यहां पर आया है हाथ में, और मशीनरी बिल्डिंग बेसिकली क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा एसेट। तो हम कैपिटल पेमेंट को कहां रिकॉर्ड करेंगे, एसेट से, कैपिटल पेमेंट। ठीक है, तो यही चीज जो है बेसिकली हम इसमें बनाएंगे। ठीक है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये भी दिया रहेगा, लेकिन चूंकि आपको थोड़ा डिटेल्स समझना होगा, अगर डिटेल्स नहीं समझिएगा तो 5 से 10 क्वेश्चन बनाइएगा, और फिर आप 5 से 10 क्वेश्चन बना करके फिर अगला क्वेश्चन में, फिर अगले क्वेश्चन में आपको लगातार प्रॉब्लम होता रहेगा, इसलिए थोड़ा सा डिटेल समझिए इसको। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम बनाएगा जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसमें आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों आइटम रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू आइटम जाएगा, और आपका जो बैलेंस शीट है इसमें आपका कैपिटल आइटम जाएगा, यानी कि कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट का। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, फिर भी इसकी अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें भी हमको सारा हिसाब किताब मेंटेन करना होगा। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपका जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो तो होगा ही ना, ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन का बात किया जाए तो इसमें भी जो पैसा आ रहा है डोनेशन के तौर पे, गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे, चंदा के तौर पे जो पैसा आ रहा है उसको कहां खर्च किया आपने, ये तो आपको दिखाना होगा ना, तो इसकी भी अकाउंटिंग करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसके आगे की बात जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पर